अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो हमने एसएसबी स्टार्ट की थी बोर्ड एग्ज़ाम की शॉर्ट सीरीज़, उसका क्लास 12th का दूसरा चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज हम वो चैप्टर बेटा डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर जो था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आपके सामने आया है, वो सज्जाद सर ने आपको पढ़ाया है और हमारी चैनल पे अवेलेबल है। तो दूसरा चैप्टर जो है बेटा दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा आते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन की तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्या प्रेजेंट करना है, उस हिसाब से ये स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला ही जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। ये तीन डेफिनेशंस हमें स्टडी कर रही हैं। कौन कौन सी डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की डेफिनेशन। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा पहली टर्म जो है इलेक्ट्रिक करंट, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो पहली टर्म जो थी, पहली टर्म क्या थी बेटा? इट वाज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, सो पहली टर्म जो थी दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और कब कॉन्स्टिट्यूट होती है? तो बेसिक डेफिनेशन से आएंगे बेटा। इलेक्ट्रिक करंट कब कॉन्स्टिट्यूट होती है? इससे पहले वाली चैप्टर में आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या देखते हो बेटा? आप देखते हो चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन इस वाले चैप्टर में क्या होगा? चार्जेस जो होंगे वो मोशन में होंगे। क्या होंगे बेटा? चार्जेस मोशन में। सो इलेक्ट्रिक करंट तब कॉन्स्टिट्यूट होती है व्हेन charges are in motion. When charges are in motion, ये constitute करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट कब कॉन्स्टिट्यूट होती है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट तब कॉन्स्टिट्यूट होती है जब चार्जेस मोशन में हो, जब चार्जेस मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने यहाँ पे आप नज़र रखिए, आपने एक कंडक्टर रखा बेटा। क्या रखा आपने? आपने एक कंडक्टर रखा। ये आपने एक कंडक्टर रखा बेटा, ये आपने एक कंडक्टर रखा। ये बेटा आपके सामने एक कंडक्टर है। ये आपके सामने एक कंडक्टर है बेटा, ओवल शेप नहीं बन रहा है यहाँ पे। चलो बेटा बन गया। ये आपके सामने एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में क्या होता है बेटा? इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? मैंने वाइट कलर से बनाया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होते हैं। क्या होते हैं? रैंडम मोशन में। लेकिन जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जब मैंने इसको बैटरी कनेक्ट की, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। सो एक साइड से पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरे साइड से नेगेटिव बन जाएगा। तो ठीक है, तो होगा क्या बेटा? होगा ऐसा होगा कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव साइड जो है उसी की ओर जाएंगे, नेगेटिव साइड इनको रिपल करेगा, पॉजिटिव साइड इनको अट्रैक्ट करेगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड से जाएंगे। सो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की क्या? इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट कब कॉन्स्टिट्यूट होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब मुझे बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए इन्होंने करंट की कॉन्स्टिट्यूट, इस करंट का मैग्नीट्यूड देखना है और डायरेक्शन देखना है। तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है? एक क्रॉस सेक्शन लेना है आपने। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ब्लू से, अगर ब्लू से नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज करता हूँ बेटा, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर आए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया। ठीक है बेटा, क्या लिया? क्रॉस सेक्शन लिया। एक क्रॉस सेक्शन को आपने देखा, इस क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन आपने लिया बेटा, ये जो क्रॉस सेक्शन आपने लिया,
आपको देखना है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा, कितने इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्यू चार्ज, टोटल चार्ज क्यू, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम टी में फ्लो हुआ। कितना चार्ज फ्लो हुआ बेटा, क्यू चार्ज फ्लो हुआ, क्यू चार्ज फ्लो हुआ। कितने इंटरवल ऑफ टाइम में फ्लो हुआ, टी इंटरवल ऑफ टाइम में। अब मुझे इसी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड देखना है बेटा, ठीक है। अगर मुझे एवरेज करंट देखनी है, आई एवरेज, एवरेज करंट ये है बेटा टोटल चार्ज जितना फ्लो हुआ टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एवरेज करंट का मैग्नीट्यूड। अगर आपको इंस्टंटेनियस करंट देखनी है, कौन सी करंट, इंस्टंटेनियस करंट, तो आप स्मॉल इंटरवल ऑफ चार्ज देखते हो, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप लिख सकते हो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। सो अब करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की दो फार्मूलाज मेरे पास है। कौन कौन सी फार्मूला है, एक है एवरेज करंट की फार्मूला, दूसरी है इंस्टंटेनियस करंट की फार्मूला। क्या है एवरेज करंट, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, इंस्टंटेनियस की डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कहलाता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो रेट ऑफ फ्लो ही होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो रेट है। जिस तरह से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हो डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी, इसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस डी क्यू बाई डी टी। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है किसके बराबर है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रिक करंट कब कॉन्स्टिट्यूट होती है, जब चार्जेस फ्लो होते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के बराबर होती है। इंस्टंटेनियस करंट डी क्यू बाई डी टी, एवरेज करंट क्यू बाई टी, ठीक है। सो आप लिख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के थ्रू। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे देखना है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आई है किसके बराबर है, या तो क्यू बाई टी के बराबर है या क्यू बाई टी के बराबर, एवरेज अगर है, और अगर इंस्टंटेनियस है, इंस्टंटेनियस है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। सो ये दो फार्मूलाज मेरे पास आई इलेक्ट्रिक करंट की, क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी, ठीक है बेटा, ये है। अब बेटा ये मैग्नीट्यूड हुआ, एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, या in the same direction, in the same direction, कौन सी डायरेक्शन, as the flow of positive charges। जहां से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे वहीं से करंट है, जहां से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे उसके अपोजिट करंट है। अगर नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट से जाएंगे करंट टुवर्ड्स राइट है, अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट से जाएंगे करंट टुवर्ड्स राइट है, अगर पॉजिटिव चार्ज राइट से जाएंगे करंट टुवर्ड्स राइट ही है। सो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। सो वी हैव गॉट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वी हैव गॉट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है बेटा। और ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, इज करंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है। इसका मतलब ये हुआ करंट क्या वेक्टर है, नहीं। सबको लगता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मीन्स वेक्टर, नो, करंट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज स्टिल अ स्केलर क्वांटिटी।
क्योंकि जब भी हमें करंट को ऐड करना होता है, जब भी हमें करंट को ऐड करना होता है, हम सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा यूज करना है, रिजल्टेंट वाली फार्मूलाज, लेकिन करंट तो सिंपली अलजेब्रिकली ऐड होती है। सो अगर क्वेश्चन आएगा इस करंट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, although it has magnitude, although it has direction, but still it is a scalar quantity। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती। जब भी करंट को ऐड करना पड़ता है, जब भी हमें करंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सिंपल मैथमेटिक्स हमें फॉलो करना पड़ता है। बेटा यहाँ तक ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं बेटा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ओर, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने 3 डेफिनेशंस देखी, इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की। अब हम आते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ओर। ये मैंने बेटा एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है बेटा। कंडक्टर में हाई कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये वाइट कलर से मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा बनाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए, ये रहे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। जब मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट से जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस वाली डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रॉन यहां से, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एक अगर राइट जा रहा है, दूसरा लेफ्ट जा रहा है। एक अपवर्ड, दूसरा डाउनवर्ड। ये जो नेट करंट है वो जीरो है। एक करंट जो है एक डायरेक्शन में, दूसरी करंट दूसरी डायरेक्शन में, दोनों ने अपनी करंट जो है वो कैंसिल आउट की। नेट करंट जो है वो जीरो के बराबर है। अच्छा, ये कब होगा बेटा? ये होगा इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, जब मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया। बेटा इतना ठीक है? हाँ सर इतना ठीक है, मैं जल्दी से एरोज उठाऊंगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम कनेक्ट करेंगे बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बैटरी एक कनेक्ट की बेटा, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक साइड क्या बना? पॉजिटिव, दूसरा साइड क्या बना? नेगेटिव। एक साइड पॉजिटिव है, दूसरा साइड नेगेटिव है, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन से ये एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स। पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा। सो सारे इलेक्ट्रॉन जो है दे विल एक्सपीरियंस फोर्स, एक ही डायरेक्शन में फोर्स। इस वाली डायरेक्शन में आप मानो फोर्स, ठीक है। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, लगभग एक ही डायरेक्शन में। एक की वेलोसिटी यहाँ थी, दूसरी की वेलोसिटी यहाँ थी, सबको एक डायरेक्शन में फोर्स मिला। लेकिन जब फोर्स मिला, देखो बेटा अब एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। जो जब भी ये चलेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, अब ये मूव हो रहे हैं। ड्यूरिंग इट्स मोशन न्यूमरस इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी आयन्स प्रेजेंट है, ये एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। एक इलेक्ट्रॉन चलेगा फिर कोलाइड हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी। दूसरे के साथ कोलाइड होगा, वेलोसिटी चेंज हुई। उसके बाद दूसरा कोलिजन हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई। सो इसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है फ्रॉम वन कोलिजन टू अनदर कोलिजन। कोलिजन्स की वजह से, मोशन की वजह से लगभग जो है इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम एवरेज में जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे, जिस एवरेज वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होता है,
from which terminal to which terminal, from one negative terminal to positive terminal, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में आया, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होता है। जो एवरेज, हाँ वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है उसी एवरेज वेलोसिटी का नाम क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एवरेज में एक इलेक्ट्रॉन को क्या वेलोसिटी है, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो और ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, आप ये देख सकते हो बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है एवरेज वेलोसिटी। मैंने क्यों एवरेज वेलोसिटी वर्ड यूज किया, रीजन मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड होने की जैसे उनकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, इसीलिए मैंने एवरेज वेलोसिटी वर्ड यूज किया। विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड, हाँ क्या ड्रिफ्ट होते हैं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट हुए, उस वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से एक बार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ रहे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको याद रहे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सिंपल एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, ये है ई, स्मॉल ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैंने इसमें कोई नोटेशन नहीं लगाई बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यूज़, वो इसके बाद में डायरेक्शन में दिखाऊंगा। तो ये रही बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। व्हाट इज ई बेटा, ई जो है ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम साइन लगा के देखेंगे, साइन भी अगर आप लगाओगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर वेक्टर साइन आप कर सकते हो, आपको फिर माइनस लगाना है, E इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। माइनस साइन क्यों आया बेटा, क्यों आया माइनस साइन, क्योंकि ये ड्रिफ्ट होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ, इसीलिए ये माइनस साइन आया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा, इसका वैल्यू बहुत कम होता है। अगर आप एम डालोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई डालोगे टाउ डालोगे, ये बहुत मिलीमीटर्स में होता है, यूनिट होता है मिलीमीटर्स पर सेकेंड। 10⁻³ में, 10⁻⁴ में, इसके अराउंड ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। इतना क्लियर हुआ बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। तो अब आएंगे बेटा तीसरी टर्म जो है, दैट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। शाबाश, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, या सिंपली आप मोबिलिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, या सिंपली आप मोबिलिटी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या मोबिलिटी आपको स्टडी करना है। तो आप देखो बेटा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अभी हमने देखा, ये कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा हो तो चार्जेस पे ज़्यादा फोर्स आएगा, ज़्यादा फोर्स होने की वजह से वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी। सो हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये फोर्स पे डिपेंड है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक। सो हम बोल सकते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, वहां से क्या आएगा, कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। सो Vd आप लिख सकते हो सर, इट इज म्यू टाइम्स ई। म्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू किसके बराबर आएगा, Vd डिवाइडेड बाई ई, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। सो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आप कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा, आप बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ, अच्छा किस किस का रेशियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है उसी रेशियो का हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। हाँ, अभी आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन देखी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है बेटा। अच्छा, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ज़रा म्यू किसके बराबर आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई। ठीक है बेटा, यही है। ई और ई कैंसिल हुआ, सो आपको आया ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू, दैट इज ई इंटू एम इंटू टाउ। ये रहा होता है बेटा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। दूसरी फार्मूला आगे आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बेटा, वो हम उसी टाइम देखेंगे। उस वजह से दूसरी फार्मूला भी यहाँ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, सिर्फ वी डिवाइडेड बाई ई, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट बार बार पूछा जाता है। डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन, फेमस रिलेशन आई इज इक्वल टू, चलो मैं ये दूसरे कलर से लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनकी रिलेशन क्या है बेटा? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करनी है। क्या डिराइव करना है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, हाँ, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट प्रोड्यूस हुई, उस करंट का वैल्यू निकालना। चलो बेटा, तो हम यहां पे डिराइव करेंगे बेटा रिलेशन। अब देखो कैसे हम रिलेशन डिराइव करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलो बेटा, यहां पे मैंने एक ये लिया, कंडक्टर लिया। ठीक है बेटा, कंडक्टर लिया, ये है बेटा कंडक्टर। इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, आपको पता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, फील्ड भी लगाएंगे इसको। ये रहा बेटा, ठीक है। टर्म्स बोलिए बेटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए के बराबर है। लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है बेटा एल के बराबर है। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मे बी आपको मेरा एल समझ ना आया हो तो मैं यहाँ पे एल लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई अप्लाई किया बेटा, ई। पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने अप्लाई किया। ठीक है, क्या ढूंढना है हमें? रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज कैपिटल एम? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टर्म्स अच्छे से याद रखना बेटा, ठीक है। अब हम बेटा वी रखेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। जरा बेटा वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम है बराबर एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम है बराबर एरिया इंटू लेंथ के बराबर वॉल्यूम। अब हम स्मॉल एन रखेंगे। व्हाट इज स्मॉल एन? इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। शाबाश, क्या है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ? कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। सो हम बोल सकते हैं स्मॉल एन जो है इट इज कैपिटल एन डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, इक्वल टू लिखो, वो तो ज़्यादा बेटर होगा अगर इक्वल टू लिखते। चलो, स्मॉल एन जो है बेटा कैपिटल एन डिवाइडेड बाई वी है। आप बोल सकते हो कैपिटल एन एन हुआ, वॉल्यूम हुआ एरिया इंटू लेंथ के बराबर, इतना हुआ। सो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, कैपिटल एन किसके बराबर है? स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू एल। ये हमें बेटा कैपिटल एन मिला।
ठीक है बेटा। सो व्हाट इज कैपिटल एन? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो हो रहे हैं। चलो बेटा ये सिंपल है, एन का वैल्यू निकालना है। जरा मुझे बोलो बेटा, अगर आई है करंट, करंट है आई, करंट की फॉर्मूला कि मुझे रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन, करंट की फॉर्मूला सिंपली है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या है टोटल चार्ज? टोटल चार्ज है n टाइम्स e, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। यही है बेटा, हाँ सर यही है। व्हाट इज n बेटा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जरा क्या आएगा? n इंटू ए इंटू एल इंटू ई डिवाइडेड बाई टाइम टी, डिवाइडेड बाई टाइम टी। यही आया बेटा। तो सिंपल है, n का वैल्यू जो आपने ऊपर निकाला था, n का वैल्यू जो आपने ऊपर निकाला था वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, NaLe। ठीक है, जरा आई किसके बराबर आया बेटा? आप देखो, आपको आएगा NeA। ठीक है, यहाँ पे L/T है, L/T है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, कंडक्टर की डिस्टेंस L, इसमें टाइम T लगता है इलेक्ट्रॉन को, ये तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। इसमें कौन सी वेलोसिटी है? जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है उसी वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप बोल सकते हो सर NeA L/T के बदले Vd। व्हाट इज Vd? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो आप बोल सकते हो सर जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया वो आया सर, ये है करंट आई, आई किसके बराबर आया? NeA Vd के बराबर, क्योंकि ब्रैकेट में लिखूंगा मैं Vd जो है वो L डिवाइडेड बाई T के बराबर। ठीक है बेटा जी, तो अगर आपने ये देखा आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी L/T, टोटल लेंथ बाई टोटल टाइम। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है वन एंड से अनदर एंड तक, उस वेलोसिटी का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल डेरिवेशन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, आप पहले डेफिनेशन लिखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, उसके बाद डेटा लिखना, देन परफॉर्म डेरिवेशन। आपको इंशाल्लाह बराबर मार्क्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ठीक है बेटा, तो आप देखते हैं ओम्स लॉ हम स्टेट एंड एक्सप्लेन करेंगे बेटा। आप देखिए बेटा ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है पहले, उसके बाद में एक्चुअल स्टेटमेंट पे आऊँगा, पहले आप समझिए। फिर से बेटा ये मैंने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ये कंडक्टर लिया, ये हमने बेटा कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर हमने लिया, कंडक्टर को अप्लाई किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कनेक्ट की इसको, ये रही बेटा बैटरी, ये रही बेटा बैटरी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? तो हमने ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वोल्टेज लेट अस से V1 थी। जब वोल्टेज V1 थी उस टाइम करंट जो थी दैट वाज I1। सो हमने देखी बेटा जब वोल्टेज V1, उस टाइम करंट क्या थी बेटा? I1 थी करंट। अब हमने क्या किया बेटा, ये जो वोल्टेज है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हमने बढ़ाया, इसको हमने डबल किया। जब हमने इसको डबल किया वोल्टेज बन गया हमें ट्वाइस, डबल किया ट्वाइस V1 बढ़ गया, V2 हमने रखा, दूसरी वोल्टेज अब हमने V2 की, और इस V2 को हमने डबल किया। तो हमने देखा ये जो करंट है बेटा, करंट भी डबल हो रही थी, I2 जो है इट बिकम्स ट्वाइस I1। अगर हमने वोल्टेज को ट्रिपल किया करंट भी ट्रिपल हो जाएगी। वजह क्या है? जब हमने वोल्टेज को ज़्यादा किया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट बन जाएगी। सब इंटर रिलेटेड है आपस में। आपने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बढ़ने से करंट भी बढ़ गई। और हम देख रहे हैं बेटा ये एक डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है, वोल्टेज को डबल करने से करंट भी डबल हो गई, वोल्टेज को ट्रिपल करने से करंट भी ट्रिपल हो गई। सो हम बोल सकते हैं बेटा वोल्टेज जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
वोल्टेज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, लेकिन कंडीशंस क्या है बेटा, फिजिकल टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना है, लेंथ कांस्टेंट रखनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। फिजिकल कंडीशन जो है, फिजिकल कंडीशंस आपको फिजिकल कंडीशन जो है वो सेम रखनी है, वो चेंज नहीं करनी है, तब हमें मिलेगा वोल्टेज जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, वहां से कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम हमने रेजिस्टेंस रखा है आर। ठीक है, सो ये आर किसके बराबर आएगा बेटा, इट विल बी वी डिवाइडेड बाय आई। इसी स्टेटमेंट का नाम क्या है, ओम्स लॉ। जब फिजिकल कंडीशन सेम रहे, जब एरिया सेम रहा, लेंथ सेम, टेम्परेचर सेम, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है बेटा। इस लॉ का नाम क्या, ओम्स लॉ। तो आप स्टेटमेंट देख सकते हो, ये स्टेटमेंट आपके सामने है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन कब, प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जब सारी फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब एरिया कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तब V जो है दैट इज इक्वल टू आई आर। इसी लॉ का नाम क्या है बेटा, ओम्स लॉ। क्या लॉ है ना, ओम्स लॉ। ठीक है बेटा। सो एक चीज़ है यहाँ पे, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा बेटा। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा, एक साइड से वोल्टेज प्लॉट करोगे, दूसरे साइड से करंट, या एक साइड से आपने वोल्टेज प्लॉट किया, दूसरे साइड से आपने करंट प्लॉट किया, ठीक है, तो वोल्टेज आपने देखा बेटा, वोल्टेज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा, ये है स्ट्रेट लाइन। सो इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, हमें कौन सी लाइन मिलेगी, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एंगल होगा थीटा, और अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप होगा tan ऑफ थीटा के बराबर। tan थीटा होगा बेटा v बाई आई, परपेंडिकुलर y कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, और v बाय आई तो r के बराबर। एक और स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हो, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस। अगर वी आई ग्राफ हमने प्लॉट किया, उसका जो स्लोप है आप देख सकते हो, वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या हमें देता है बेटा, दैट गिव्स रेजिस्टेंस। हेलो हेलो हेलो, टुक। ठीक है बेटा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आपने ऊपर निकाला, ये आपने सबस्टिट्यूट किया, तो फॉर्मूला कोई मसला नहीं है। तो आप लोग सर ये तो कोई मसला नहीं है, आई किसके बराबर आया, ये है एन, ई और ई हुआ ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू ई। कुछ नहीं, मैंने सीक्वेंस दी इन्हीं टर्म्स को। ये जब आपने बेटा एक कंडक्टर लिया, आपने क्या लिया सर, हाँ सर हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर आपने लिया, ये ऊपर आपने कंडक्टर लिया था बेटा, इस कंडक्टर को आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया आपने, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। लेंथ है बेटा L और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में E जो है बेटा, E वो होता है V डिवाइडेड बाई L के बराबर, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। E इज इक्वल टू वी बाई एल। ठीक है, ज़रा I किसके बराबर आएगा, I आएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाई एम। E के बदले क्या लिखोगे आप, V डिवाइडेड बाई एल। ठीक है बेटा, तो क्रॉस मल्टीपल करिए आप, क्रॉस मल्टीपल करिए आप, हाँ सर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो v किसके बराबर आएगा बेटा, v आपको आएगा
m into l डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यही आया, और l डिवाइडेड बाई ए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, एम एल ऊपर, एन ई स्क्वायर टाउ और ए नीचे है, और आएगा आई। ये ब्रैकेट में मैं लिखूंगा और बाहर लिखूंगा मैं आई के बराबर। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। अब क्या होगा, ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं, ज़रा बेटा क्या क्या चीज़ है ब्रैकेट में? ब्रैकेट में जो जो चीज़ें है, इसमें है बेटा एम। व्हाट इज़ एम? व्हाट इज़ एम? एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अच्छा, व्हाट इज एन बेटा? एन है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक यूनिट क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपने देखा। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद है ई। ई है यूनिवर्सल कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या बचा, आप देखो बेटा, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और टाउ जो है ये रिलैक्सेशन टाइम है। वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं बेटा? देखो एम जो है, ये आप अच्छे से समझो, एम जो है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको मैंने गोल किया। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब चार चीजें जो है बेटा यहां पे वेरिएबल है। कौन कौन सी चार चीजें हैं? कौन कौन सी चार चीजें हैं? एक है एन। एन, एक मेटल में एक एन होगा, दूसरे मेटल में दूसरा एन। फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर एन वेरी होता है। हाँ एन वेरी होता है। और है एल। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी चेंज हो सकता है। उसके बाद है बेटा ए, एरिया भी चेंज हो सकता है। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है बेटा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा। तो ये चार चीज़ें जो है ये वेरिएबल हो सकती है। एन चेंज हो सकता है, एल चेंज हो सकता है, ए चेंज हो सकता है, और रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकता है। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब एक होगा, अगर फिजिकल कंडीशन सेम रही, शाबाश, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। चलो मैं लिखूंगा यहां पे बेटा, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, अगर फिजिकल कंडीशन सेम रही तो ये चारों चीजें क्या आएगी? कांस्टेंट्स। तो एन भी कांस्टेंट रहेगा, एल भी कांस्टेंट रहेगा, ए भी कांस्टेंट रहेगा, टाउ भी कांस्टेंट रहेगा। ये चार चीजें कब सेम आएगी? जब टेम्परेचर सेम रहेगा, जब फिजिकल कंडीशन सेम रही। तो ब्रैकेट में ये जो टर्म है, ये सारी की सारी टर्म क्या आएगी बेटा? कांस्टेंट। कौन सी टर्म सर? सर ये वाली टर्म, ये जो ब्रैकेट में मैंने रखी है, ये सारी कांस्टेंट्स आएगी अगर फिजिकल कंडीशन सेम। लेफ्ट साइड से वी, राइट साइड से आई, सो इसके बाद एक ही चीज बचता है। अब एक ही चीज बचता है, राइट लेफ्ट साइड से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। इसी लॉ का नाम क्या? ओम्स लॉ। अरे यही तो ओम्स लॉ है। क्या बोलता था ओम्स लॉ? जब फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। हमें भी तो यही निकला मैथमेटिकली, और हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है बेटा, अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 रखो, इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2 रखो। लेफ्ट साइड से v, इसको भी लेफ्ट साइड से v, राइट साइड से i, इसको भी राइट साइड से i। अब r बच गया, वहां से क्या बच गया बेटा? m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। ये हमें रेजिस्टेंस की इक्वेशन मिली। ओम्स लॉ की डिराइवेशन से रेजिस्टेंस जो है m बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए, दिस इज द इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस। बेटा इतना क्लियर हुआ? हाँ सर इतना क्लियर हुआ। अब क्या है ओम्स लॉ?
अब आप लिख सकते हो व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, टेम्परेचर रिमेन सेम, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, वहाँ से कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस। और सॉल्व करके भी हमें यही मिला। और रेजिस्टेंस की बड़ी इक्वेशन है m/n² टाउ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है बेटा, ये हुआ यहाँ तक हमारा ओम्स लॉ। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है that is effect of temperature on resistance and resistivity। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर की वजह से क्या होगा। पहले हम रेजिस्टिविटी देखेंगे, हम क्या बोलते हैं। आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये फॉर्मूला बार बार देखते हो। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, सो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है इट इज़ रो इनटू एल डिवाइडेड बाई ए। ये हुई बेटा रेजिस्टेंस की एक और फॉर्मूला। अच्छा, अभी जो ओम्स लॉ से हमें रेजिस्टेंस की फॉर्मूला मिली वो क्या मिली। रेजिस्टेंस जो है वो है m डिवाइडेड बाई n ई स्क्वायर टाउ इनटू एल डिवाइडेड बाई ए। ये बेटा रेजिस्टेंस की एक और फार्मूला है। अगर हम इन दो फार्मूलाज को आपस में कंपेयर करें तो हमें मिलेगा रो जो है रो किसके बराबर आएगा, m डिवाइडेड बाई n ई स्क्वायर टाउ। ये हमें रेजिस्टिविटी की फार्मूला मिली। So we have got formula for resistivity and we have got formula for resistance। अगर आप देखोगे बेटा both चाहे resistivity हो ये n और tau पे डिपेंड करता है, क्योंकि m और e तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल। इसी तरह से फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो, एरिया फिक्स्ड हो, रेजिस्टेंस भी जो है दैट डिपेंड्स ऑन n एंड t। सो हमें कंक्लूजन मिला बोथ रेजिस्टेंस जो है और रेजिस्टिविटी जो है दोनों n और टाउ पे डिपेंड करते हैं, दोनों n और टाउ पे डिपेंड करते हैं। बेटा इतना ठीक है, रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी n और टाउ पे डिपेंड करते हैं। व्हाट इज n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। बेटा ठीक है, चलो बेटा अब हम देखेंगे किसको क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा। चलो बेटा अगर हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, किसका इफेक्ट देखना है, टेम्परेचर का इफेक्ट। पहले हम देखेंगे बेटा कंडक्टर्स पे, मेटल्स को क्या होगा, क्या मेटल्स को क्या होगा। क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की, जो आपने देखा भी रेजिस्टेंस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टाउ, अभी तो आपने देखा। और रेजिस्टिविटी भी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टाउ। ये आपने देखा बेटा, यही आपने देखा। चलो बेटा अगर हम मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करें, शाबाश, अगर हम मेटल्स में क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें। ज़रा टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखो बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन फास्टर होगी। टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ज़्यादा वाइब्रेशन फास्टर होगी। सो रिलैक्सेशन टाइम जो है टाउ ये डिक्रीज होगा। हाँ सर, क्योंकि एटम्स जो है जो इसमें आयंस है, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें जो वाइब्रेशन है वो फास्टर होगी, फास्टर वाइब्रेशन होगी उसमें, उसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ। जब टाइम कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो उसकी वजह से सर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ, रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, उसको भी सेम होता है। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज। लेकिन अभी एन फैक्टर ऐसा ही है, अभी एन फैक्टर ऐसा ही है। अच्छा बेटा आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया व्हाट विल हैपन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में उनको आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, बाहर आएंगे। एन जो है बेटा वो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे। जब एन इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होगा।
अब दो की लड़ाई चल रही है। टाउ फैक्टर बोलता है रेजिस्टेंस को बढ़ो, एन फैक्टर बोलता है रेजिस्टेंस को कम हो जाओ। अब क्या होगा बेटा, इन दोनों की लड़ाई में से कौन जीतेगा? जब मेटल्स की बात हुई, कंडक्टर्स की बात हुई, इनमें एन का वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा होता है, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। सो टेम्परेचर के बढ़ाने से एन का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो इसमें जो डोमिनेंट फैक्टर है वो टाउ फैक्टर है। सो नेट इफेक्ट क्या होगा बेटा, इन केस ऑफ मेटल्स, मेटल्स में क्या होगा बेटा, मेटल्स में फाइनली विद टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुई। डोमिनेंट फैक्टर कौन सा फैक्टर है? टाउ फैक्टर जो है वो डोमिनेंट रहा। सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, इन केस ऑफ मेटल्स या कंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो इक्वेशन भी है इसकी, आर, इसका प्रूफ हमें नहीं करना है, आर टी रेजिस्टेंस है टी डिग्री अगर आपको निकालना है, आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर। ये बेटा फॉर्मूला है, नई रेजिस्टेंस ढूंढने का अच्छा फॉर्मूला है। ये है बेटा फॉर्मूला। व्हाट इज आर टी? रेजिस्टेंस एट टी डिग्री। व्हाट इज आर नॉट? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। 1 प्लस अल्फा, अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या है बेटा? इट इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा। सिमिलरली आपको पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर है? रो इंटू एल बाई ए। रेजिस्टेंस को आप लिखोगे रो इंटू एल टी डिवाइडेड बाई ए आएगा। आर नॉट किसके बराबर? रो इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई ए, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर। यही आया? हाँ सर। देखो बेटा, यही तो है फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो एल बाई, लेकिन ये है रो, देखो एल तो हमने सेम रखा, एल तो हमने सेम रखा, तो एल नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एज्यूम किया लेंथ सेम है। रो हम लिख सकते हैं, इट इज़ रो एट टी डिग्री, इट इज़ रो एट 0 डिग्री। देखो बेटा, एल एल गया, ए गया, फॉर्मूला वापस सेम आई, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, फिर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जैसी फॉर्मूला रेजिस्टेंस को वैसी ही फॉर्मूला रेजिस्टिविटी को। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। सो ये मेटल्स की बात हुई, मेटल्स की बात हुई। अब बेटा इसके बाद है एलॉयज की बात। और मेटल्स में फाइनली जो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आई, जरा क्या फॉर्मूला आई? आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला। और रो टी किसके बराबर? रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही फॉर्मूला आई बेटा। और मेटल्स में अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब दूसरा है बेटा एलॉयज। क्या है बेटा? एलॉयज। एलॉयज में जो अल्फा का वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। उसमें ना एन फैक्टर डोमिनेट रहा, ना टाउ फैक्टर डोमिनेट रहा, हल्का सा रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। आप लिख सकते हो एलॉयज के लिए अल्फा जो है स्मॉल एंड पॉजिटिव है। अगर स्मॉल एंड पॉजिटिव है, so जब इस इक्वेशन में स्मॉल एंड पॉजिटिव अल्फा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट विल हैपन बेटा? with increase in temperature, with increase in temperature resistance increases, but by very small amount, by very small amount। क्यों? क्योंकि अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, ना एन फैक्टर डोमिनेट रहा, ना टाउ फैक्टर डोमिनेट रहा। हाँ, अगर आप ग्राफ बनाओगे, लगभग जो ग्राफ है बेटा स्ट्रेट लाइन आता है इसमें, लगभग स्ट्रेट लाइन, लेकिन हल्का सा विद पॉजिटिव स्लोप। नहीं ऐसा नहीं, पॉजिटिव स्लोप आएगा। ये इस तरह से आप मानो ए है,
ये किन में है? अलॉयज में। हाँ, अगर आप मेटल्स की बात करोगे वहाँ पे तो डिफरेंट ग्राफ आएगा, वहाँ पे तो इंक्रीज तो कन्फर्म्ड है, इंक्रीज है। तो अगर मेटल्स की बात करेंगे बेटा, मेटल्स में इस तरह से आएगा, इस तरह से। ये रेजिस्टिविटी रो, ये टेम्परेचर, यहाँ से आप प्लॉट करोगे टेम्परेचर, ये रो, ये टेम्परेचर, तो इस तरह से। ये अलॉयज की बात हुई। अब आते हैं बेटा तीसरा जो है सेमीकंडक्टर्स पे आएंगे। तीसरा पॉइंट जो है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। कौन है बेटा? सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में वंस अगेन रेजिस्टेंस जो है बेटा वो क्या है? रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और टाउ। चलो बेटा आप मुझे बोलिए फिर से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से एक और चीज होता है, एन जो है वो बढ़ता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस कम होती है, जिस तरह से होता था। लेकिन अब लड़ाई चल रही है, क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी या रेजिस्टेंस कम हो जाएगी? ये जो सेमीकंडक्टर्स है, जब इनमें टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉन्ड्स इसमें से ज़्यादा ब्रेक्स होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वो आपने सेमीकंडक्टर्स में डिटेल में पढ़ा है। वहाँ से बेटा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पे एन फैक्टर डोमिनेट रहा, कंडक्टर्स में टाउ फैक्टर डोमिनेट रहा, लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर डोमिनेट रहा। सो अगर एन फैक्टर डोमिनेट रहा, व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? इट डिक्रीज। सो व्हाट विल हैपन विद, शाबाश, increase in temperature, with increase in temperature resistance, what will happen to resistance? Resistance decreases। ये फाइनल कंक्लूजन निकला किन में? सेमीकंडक्टर्स में। इसका मतलब है अल्फा जो है वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव है। हाँ, पॉजिटिव किन के लिए है? पॉजिटिव है मेटल्स के लिए। अलॉयज में बहुत स्मॉल है, अलॉयज में बहुत स्मॉल है। कितना स्मॉल है? नियरली इक्वल टू जीरो, मगर जीरो नहीं है, स्मॉल है, नियरली स्मॉल पॉजिटिव हम लिखेंगे, स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है। और लेकिन सेमीकंडक्टर्स में तो नेगेटिव है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है बेटा वो डिक्रीज हुआ। सो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, इनवर्स ग्राफ आएगा तो इस तरह से। सो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लास्ट ईयर इसने क्वेश्चन दिया, इज अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव? नो। आप बोलोगे सर फॉर मेटल्स के लिए इट इज पॉजिटिव, फॉर अलॉयज इट इज स्मॉल बट पॉजिटिव, फॉर सेमीकंडक्टर्स इट इज नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ अलॉन्ग विद एग्जांपल। अब हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है किरचॉफ्स लॉ। देखिए बेटा पहले ही हम बात करेंगे नंबर 1, दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है बेटा? ये लॉ हम अप्लाई करते हैं एट जंक्शन पे। हाँ सर, कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जंक्शन पे। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे एक दो कनेक्शंस आए और आपस में मीट करे। यहाँ से एक कनेक्शन, यहाँ से दूसरा कनेक्शन, दो कनेक्शंस मीट करे या तीन कनेक्शंस मीट करे, उस पॉइंट को हम जंक्शन के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये रहा बेटा एक कनेक्शन, ये रहा दूसरा कनेक्शन, ये तीसरा कनेक्शन, ये चौथा कनेक्शन, ये पांचवा कनेक्शन। ये वाला पॉइंट जो है जो मैंने ब्लू से बनाया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? जंक्शन। ये फर्स्ट लॉ जो है इसी जंक्शन पे अप्लाई किया जाता है। इस जंक्शन में होता क्या है? कुछ करंट्स एंटर होते हैं, कुछ करंट्स लीव होते हैं। लेट अस सपोज ये करंट I1 है, ये जंक्शन के अंदर एंटर कर रही है। ये करंट I2 है, ये भी एंटर कर रही है। ये करंट I3 है, ये भी एंटर कर रही है। I4 लीविंग, I5 लीविंग, ठीक है। सो तीन करंट्स एंटरिंग, दो करंट्स लीविंग। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलता है द अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents
sum of all the currents meeting at junction is equal to 0, जितनी भी करंट्स जंक्शन पे मीट हो रही है उनका जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे वो सारा सम किसके बराबर 0, सो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू 0। इसी लॉ का नाम क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब मसला है बेटा इस वाले सर्किट को हम लगाएंगे जो मैंने ऊपर बनाया है। चलो बेटा अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर करंट एंटरिंग आप पॉजिटिव ले रहे हो, लीविंग नेगेटिव ले लो। कोई लीविंग पॉजिटिव लेगा, एंटरिंग नेगेटिव लेगा, उल्टा साइन, कोई इशू नहीं है। ये इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसमें साइन कन्वेंशन। चलो बेटा एंटरिंग करंट जो है आप पॉजिटिव रखो, एंटरिंग करंट पॉजिटिव, और लीविंग करंट जो है वो नेगेटिव रखो। चलो बेटा सम ऑफ ऑल द करंट्स में एंटरिंग करंट्स भी आएगी, लीविंग करंट्स भी। जरा कौन कौन करंट एंटर हो रही है, I1 एंटरिंग, I2 एंटरिंग, I3 एंटरिंग, 3 करंट्स एंटरिंग हो रही है। I4 लीविंग, I5 लीविंग। ठीक है बेटा, सो हम बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0 के बराबर। चलो बेटा I1 प्लस I2, क्यों मैंने क्यों लिखा माइनस I4 माइनस I5, क्योंकि ये लीविंग करंट से, लीविंग मैंने नेगेटिव रखी। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस को ट्रांसफर करेंगे I4 प्लस I5 बन जाएगा। जरा बेटा ये लेफ्ट साइड से जो 3 है, ये 3 क्या है, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग। I4 और I5 क्या है, सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। सो आप बोल सकते हो सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग। जितनी करंट्स एंटर हुई उतनी ही करंट्स लीव हुई, कोई चार्ज जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं हुआ। सो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यही बोलता है जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज वापस गया। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, ये जो यहाँ पे है, ये I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो यहाँ पे है क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 सम ऑफ करंट्स एंटरिंग। ये I4 प्लस I5 क्या है, सम ऑफ करंट्स लीविंग। सो जितनी करंट्स एंटर हुई उतनी ही करंट्स लीव भी हुई। तो एक और डेफिनेशन होती है जो बुक्स पे है, अक्सर इस तरह से होती है बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। अच्छा क्या स्टेट करता है, द current flow state is that current flowing into the node must be equal to current flowing out of the node। तो बेटर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये तो पता ही है। सो बेटर आप लिख सकते हो, ये दोनों डेफिनेशंस आप लिखना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा आप लिखना बेटा द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। फिर आप प्रूव करना I1 प्लस I2 प्लस I3 I4 प्लस I5 के बराबर। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन लिखना, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन, देयरफॉर दिस लॉ इज द आउटकम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और नीचे स्टेटमेंट में इस तरह से भी लिखना, समीशन ऑफ I इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। चलो बेटा अब नेक्स्ट आएंगे हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ की ओर। क्या आएंगे बेटा, किरचॉफ्स सेकंड लॉ की ओर। देखो बेटा पहले स्टेटमेंट देखो, उसके बाद हम आएंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ये क्या स्टेट करता है, एक क्लोज्ड सर्किट, ठीक है बेटा, ये एक क्लोज्ड सर्किट को लगाया जाता है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जंक्शन पे अप्लाई होता है, लेकिन सेकंड लॉ एक क्लोज्ड सर्किट को अप्लाई करते हैं। एक क्लोज्ड सर्किट में जितने भी वोल्टेजेस होंगे, उन सब का सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये लिखा है बेटा, मैं भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिस तरह से मैंने फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया वैसा ही सेकंड लॉ भी एक्सप्लेन करूंगा। Also known as Kirchhoff's voltage law states that sum of
शाबाश. States that sum of all voltages around a closed loop, जितने भी वोल्टेजेस है एक क्लोज्ड लूप में, वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए. वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए. सो आप लिख सकते हो समीशन ऑफ V इक्वल टू जीरो. उसको क्या आपने लिखा फर्स्ट लॉ को? समीशन ऑफ I इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू जीरो. इसको क्या आपने लिखा? सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो. हाँ बेटा, ये लॉ जो है वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये. इतना ठीक है बेटा, इतना ठीक है. ये अब एक्सप्लेन करेंगे सम ऑफ वोल्टेज में क्या क्या वोल्टेज. जिस तरह से सम ऑफ करंट्स में आपको आया, करंट्स एंटरिंग और करंट्स लीविंग, सम ऑफ वोल्टेज में कौन कौन सी वोल्टेज आएगी. ठीक है बेटा. सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो. उसको हम लिखते थे सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू जीरो. इसमें सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो. अब इस वोल्टेज में क्या क्या वोल्टेज आएगा, ये भी मसला है. वहां पे करंट एंटरिंग और करंट लीविंग आएगा. यहां पे वोल्टेज में दो टाइप ऑफ वोल्टेज आती है. एक आती है बेटा वोल्टेज राइज. क्या आती है? वोल्टेज राइज. दूसरी आती है बेटा वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज फॉल भी आप बोल सकते हो. सो वहां पे आपने बोला करंट्स एंटरिंग और करंट्स लीविंग. यहां पे बोलोगे वोल्टेज राइज और वोल्टेज फॉल. अगर वोल्टेज राइज आप पॉजिटिव लोगे, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लोगे. कॉमन सी बात है. अब वोल्टेज राइज कब होता है और वोल्टेज ड्रॉप कब होता है? चलो पॉजिटिव नेगेटिव तो आया समझ. वोल्टेज राइज आप पॉजिटिव लोगे, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लोगे. लेकिन वोल्टेज कब राइज होता है और वोल्टेज कब ड्रॉप होता है, वो भी तो क्वेश्चन है. देखो बेटा, पूरी तरह से समझो, पूरी तरह से समझो. मसला ये है, एक होता है सेल, दूसरा होता है रेजिस्टेंस. सेल के अक्रॉस अलग रूल है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग रूल है. आप देखो बेटा, नजर रखो. ये मैंने एक सेल बनाई. क्या बनाई बेटा? एक सेल बनाई. ये है बेटा एक सेल. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, चलो वोल्टेज है ये में ये रखेंगे इसके बराबर. अगर आप चलते हो, चलो आपका चलना मैं दिखाऊंगा इस तरह से ब्लू से. इफ वी आर मूविंग, हम चल रहे हैं सेल के अक्रॉस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव. हम चल रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल आया. पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल आया. पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल आया. पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल आया. ये वोल्टेज राइज होगी या वोल्टेज ड्रॉप? ये होगी वोल्टेज फॉल. पहले पॉजिटिव आया, उसके बाद नेगेटिव. पॉजिटिव आया पहले, उसके बाद नेगेटिव. वोल्टेज कम हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, वोल्टेज कम हुआ. अगर आप सेल के अक्रॉस चलोगे इस तरह से, मैंने येलो से दिखाया, पहले टर्मिनल आएगा नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. राइज होगा या फॉल? राइज. सो वोल्टेज फॉल होगा अगर आप चलोगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अच्छा, वोल्टेज राइज कब होगा? जब आप चलोगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव चलोगे तो वोल्टेज राइज होगा. ये हुआ बेटा एक. अब हुआ बेटा, ये तो सेल के अक्रॉस. अब हुआ बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस. किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस. ये है बेटा रेजिस्टेंस. ठीक, ये है I और ये है R. ठीक है, ये है I, ये है R. अगर आप चलोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो करंट फ्लो हो रही है, आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, आप चल रहे हो इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से. आर यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट? ब्लू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये है बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
वोल्टेज जो कि V है, जो कि I इंटू आर है। अच्छा, सेल की वोल्टेज तो यहाँ पे E है, सेल की वोल्टेज E है, ये यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, ये पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस की वोल्टेज है कितनी है बेटा? आप बोलोगे सर कितनी है? V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ये फॉल होगी, आप लिखोगे माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। अच्छा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप चलोगे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वोल्टेज V जो है वो आएगी प्लस आई आर, वो आएगी राइज। वो इस तरह से अगर आप चलोगे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ये है बेटा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉल, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट राइज होती है। सो सेल के अक्रॉस पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉल, नेगेटिव टू पॉजिटिव राइज। रेजिस्टेंस के अक्रॉस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉल, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट राइज। ठीक है बेटा, ये है वोल्टेज लॉ। अब मैं ये दूसरा वाला लॉ थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। चलो मैं एक इमेजिनरी सर्किट लूंगा, ठीक है, इमेजिनरी सर्किट लेंगे। ये रहा आपका इमेजिनरी सर्किट, एक ये रेजिस्टेंस मैंने ली, ये इमेजिनरी सर्किट है बेटा। ये है बेटा इमेजिनरी सर्किट। ये मैंने एक इमेजिनरी सर्किट बनाया, इस सर्किट को आपने लगाना है यही किरचॉफ्स लॉ। ये है बेटा सर्किट मैंने बनाया, वोल्टेज के वैल्यूज में दूंगा। चलो इसका ईएमएफ रखेंगे E1, इसका रखेंगे E2, इसका रखेंगे E3, इसका रखेंगे E4। ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा यहां से करंट रखेंगे I1, रेजिस्टेंस R1, ये करंट रखेंगे इस तरह से I2, रेजिस्टेंस R2, यहां से रखेंगे बेटा करंट I3, रेजिस्टेंस R3, यहां से करंट रखेंगे बेटा इस तरह से उल्टी डायरेक्शन में I4, रेजिस्टेंस R4। लूप का नाम रखेंगे ए, लूप का नाम रखेंगे यहां ओए होए B, लूप का नाम रखेंगे C और लूप का नाम रखेंगे D। ये बेटा लूप है। चलो हम लगाएंगे लूप रूल, चाहे ABC, आप A से B, B से C, C से D, D से A जाओ, कोई जाएगा उल्टा AD, किसी से भी किसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, वापस उसी पॉइंट पे पहुंचना है, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलो बेटा मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सिंपल, A से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, वापस A के पास पहुंचेंगे। A से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, वापस A के पास पहुंचेंगे। चलो बेटा लूप रूल लगाएंगे, ABCDA के बराबर, इसको हम लगाएंगे, इस वाले लूप को हम लगाएंगे लूप रूल। चलो बेटा पहले ही आपको चलना है फ्रॉम A टू B। कहां से कहां चलना है? A टू B, A टू B। आपको रजिस्टर आया, आपको रजिस्टर आया, जब आप जा रहे हो फ्रॉम A टू B, आर यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट? जब हम चल रहे हैं फ्रॉम A टू B, करंट भी इसी डायरेक्शन में, हम भी जा रहे हैं फ्रॉम A टू B, सो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस में पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज फॉल होती है। अब बोलोगे सर ये आएगा -I1R1, -I1R1। हाँ, उसके बाद सेल आई, पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, फिर पॉजिटिव। जब आप गए A से B, पहले नेगेटिव टर्मिनल, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वोल्टेज राइज होती है सेल के अक्रॉस प्लस E1। I1R1 रेजिस्टेंस का, E1 सेल का। चलो A से B हुआ, अब हमें जाना है B से C। कहाँ जाना है? B से C जाना है। ठीक है सर, B से C जाइए। अच्छा, जब हम B से C आएंगे, हम नीचे वाली डायरेक्शन में आते हैं, करंट भी नीचे आ रही है, सो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? -I2R2। ठीक है, लेकिन उसके बाद सेल आई, पहले आई पॉजिटिव टर्मिनल, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ -E2, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, चलो बेटा उसके बाद हमें जाना है C से D, C से D,
सी से डी जानना है। जब हम सी से डी जाएंगे, आप देखिए हम जा रहे हैं बेटा सी से डी, लेकिन करंट आ रही है डी से सी। हम जा रहे हैं सी से डी, करंट आ रही है डी से सी। अच्छा, आर वी मूविंग इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू डायरेक्शन? वी आर मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले सेल आई, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल आया, उसके बाद पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव आप लिखोगे +E3, लिखा आपने +E3, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट आप जा रहे हो, रेजिस्टेंस में वो राइज आएगा +I3R3। आया बेटा? चलो अब हमें जाना है फ्रॉम डी टू ए। कहाँ जाना है? फ्रॉम डी टू ए। जब हम जाएंगे फ्रॉम डी टू ए, वी आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऊपर से नीचे आ रही है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। I4R4 प्लस आएगा या माइनस? प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस होता है, +I4R4। और सेल आती है उसके बाद E4, लेकिन पहले नेगेटिव टर्मिनल नीचे आया, ऊपर आया पॉजिटिव टर्मिनल, सो ये भी +E4 आएगा। हम वापस अपनी जगह पे पहुंचे, हम वापस अपनी जगह पे पहुंचे तो हम रखेंगे 0 के बराबर। ये हुआ बेटा सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। ये है बेटा सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू 0। सारे वोल्टेज जिनमें रेजिस्टेंसेस का वोल्टेज भी हमने लिया, और जिनमें हमने बैटरीज का भी वोल्टेज लिया, सारे सर्किट में जितने भी वोल्टेज आए, जितने भी राइज आए, जितने भी फॉल आए, सारे के सारा वोल्टेज 0 के बराबर। इसी लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं E1 एक साइड से -E2 +E3 +E4, इसको ट्रांसफर करेंगे एक साइड से, I1R1 +I2R2 -I3R3, ये आएगा -I4R4। मैंने कुछ नहीं किया, टर्म्स को एक साइड से ट्रांसफर किया। ठीक है, सो आप इस तरह से देख सकते हो क्या आएगा। तो आप लिख सकते हो बेटा इसको नीचे, समीशन ऑफ E इक्वल टू समीशन ऑफ IR। ये भी एक फॉर्म है किरचॉफ सेकंड लॉ का, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको लिखना, आप वही लिखना। तो दो स्टेटमेंट्स आप लिखना, जब बोर्ड एग्जाम में आएगा आप दो स्टेटमेंट्स लिखना। क्या लिखोगे बेटा? सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इक्वल टू 0, टेकिंग वोल्टेज राइज एज पॉजिटिव एंड वोल्टेज ड्रॉप एज नेगेटिव, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू दिस सर्किट। तो ये आपको आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब यही किरचॉफ्स लॉ मुझे अप्लाई करना है, यही किरचॉफ्स लॉ मुझे अप्लाई करना है, मुझे एक्सप्लेन करनी है वीट्स, ये वीट है, वीट नहीं है, ये थोड़ा स्पेलिंग एरर है यहाँ पे। तो ये क्या है? ये है वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये वीट नहीं है, तो ये टाइपिंग एरर होता है। तो ये वीट स्टोन ब्रिज है, इसकी कंडीशन मुझे डिराइव करनी है बाय यूजिंग विच लॉ? शाबाश, कौन सा लॉ यूज करना है? ये वीट स्टोन, इसको लिखा नहीं है, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से हमें डिराइव करनी है कंडीशन फॉर बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा, बहुत अहम क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखो बेटा, पहले मैं वीट स्टोन ब्रिज बनाऊंगा। ठीक है, एक मिनट, अगर मुझे डायग्राम ही मिलेगी वही से तो थोड़ा, ये रहा बेटा आपके सामने वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसमें 5 रेजिस्टेंसेस है, एक रेजिस्टर है P, दूसरा रेजिस्टर है Q, दूसरा है R, दूसरा है S, और बीच में गैल्वेनोमीटर है, इसकी भी रेजिस्टेंस G है। मुझे इसकी बैलेंस्ड कंडीशन डिराइव करनी है। अगर बेटा P/Q, ये P/Q या P/R Q/S के बराबर होगा, कंडीशन देखो मुझे डिराइव क्या करनी है, पहले समझो। P/R, P/R, ये डिवाइडेड बाई ये, अगर ये होगा बराबर Q/S के बराबर, किसके बराबर होगा? Q/S के बराबर, ये बाई ये के बराबर अगर होगा, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इट शोज 0 डिफ्लेक्शन। सो गैल्वेनोमीटर जो है हम डिलीट कर सकते हैं, ये हम डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। सो हम बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर जो है ये तब दिखाएगा 0 डिफ्लेक्शन। क्या दिखाएगा? 0 डिफ्लेक्शन, ये दिखाएगा 0 डिफ्लेक्शन। लेकिन कब? जब
P डिवाइडेड बाई R Q बाई S के बराबर, कोई इशू नहीं। या P बाई, कोई उल्टा भी बोल सकता है, क्रॉस मल्टीपल करिएगा। सर आप बोलिए सर क्यों, ऐसा क्यों? P बाई Q इक्वल टू R बाई S अगर होगा वो भी तो वही हुआ। हाँ बेटा वो भी तो वही हुआ, कोई इशू नहीं है, क्रॉस मल्टीपल किया हमने, कोई इशू नहीं। ये बेटा अब पहले देखो, करंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। आप देखो यहां से टोटल करंट आएगी आई बेटा, ठीक है, नजर रखो, टोटल करंट आई। ऊपर से हम करंट जो देंगे, ऊपर से जो करंट देंगे, ऊपर से जो करंट देंगे वो I1 आएगी। क्या आएगी? I1। नीचे से जो करंट आएगी, जरा टोटल करंट आई, ऊपर से I1 गई, नीचे से कितनी बची? I माइनस I1। टोटल करंट आई, टोटल करंट आई, ऊपर से करंट I1 गई, बच गई I माइनस I1, वो नीचे से गई। बेटा यहाँ तक ठीक? हाँ सर बिल्कुल ठीक, यहाँ तक अच्छे से। चलो बेटा, जब आप ऊपर पहुंचोगे बी के पास, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगी IG। व्हाट इज IG? करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। देखो बेटा कितनी करंट आ रही है, I1 आ रही है, IG जा रही है। अब बची कितनी? बची जो है वो यहां से निकलेगी, वो आएगी I1 माइनस IG। आ रही थी I1, देखो बेटा I1 आ गई, IG गई, बच गई I1 माइनस IG। नीचे से IG आ रही है, यहां से I माइनस I1 आ रही है, ठीक। सो यहां मिली S के थ्रू गई, S के थ्रू जरा कौन सी करंट गई S के थ्रू? I माइनस I1 प्लस IG, क्योंकि ये मिल रही है। I माइनस I1 जो है वो मिल रही है, किसको मिल रही है? IG को। ये सम होके यहां से जाएगी दो करंट्स। बेटा इतना क्लियर है? सो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन थी। करंट, टोटल करंट आई, ऊपर से I1, नीचे से I माइनस I1। बी के पास I1 आई, IG गई, I माइनस I1 आई, वो सी के थ्रू गई। IG नीचे, I माइनस I1 नीचे, तो ये मिलके I माइनस I1 प्लस IG हुई। तो अब दो लूप्स यहाँ पे लेने हैं, एक लेफ्ट वाला लूप ये वाला, और राइट वाला लूप ये वाला। इन दो लूप्स को आपने किरचॉफ्स लॉ लगाना है, इस वाले लूप को और इस वाले लूप को किरचॉफ्स लॉ लगाना है। जब आप किरचॉफ्स लॉ लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी। इतना पहले क्लियर हुआ? नोट डाउन करो पहले इतना, ठीक है बेटा? तो किया नोट डाउन आपने इतना? चलो बेटा अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ, यही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है बेटा? चलो यहां पे मैं साइड में रब करूंगा, तो साइड में बेटा रब करेंगे, ठीक है, ताकि जगह यहाँ पे हमें बचे सॉल्व करने के लिए। पहला ही लॉ हम अप्लाई करेंगे बेटे, लूप 1। चलो मैं इस लूप का नाम रखूंगा लूप नंबर 1, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये लूप हुआ लूप नंबर 1, ये दूसरा लूप हुआ लूप नंबर 2, ठीक है बेटा? चलो लूप नंबर 1 को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। लूप नंबर 1 कौन है बेटा? A B D A, A B D A। पहले आपको A से B जाना है, B से D, D से वापस से। चलो बेटा, जब आप A से B जा रहे हो, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी तो आपने पढ़ा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस I1 इंटू P आएगा, माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पूरा डिटेल में भी मैंने समझाया। फिर आप आ रहे हो बेटा B से D, जब आप आओगे B से D, अगेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन माइनस आएगा, माइनस IG इंटू G, ठीक है। फिर आप जा रहे हो बेटा D से A, जब आप D से A जाओगे यू आर मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट वहां से आ रही है, आप D से A जा रही हो, सो ये प्लस आएगा, प्लस आएगा I माइनस I1 इंटू R, ठीक है। वापस हम A के पास पहुंचे, इक्वल टू 0। इतना क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ आया? चलो P वाली टर्म एक साइड, बाकी टर्म्स दूसरी साइड से आप ले लो। आप लोगे माइनस I1P, आप लोगे सर जब इसको ट्रांसफर करेंगे ये बन जाएगा IG इंटू G, प्लस बन जाएगा, और माइनस आएगा
आई माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। इतना ठीक है। चलो बेटा, ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1। लूप नंबर 1 को हमने लूप रूल अप्लाई किया और कुछ नहीं। अब हम लगाएंगे बेटा लूप नंबर 2 को लूप रूल। लूप नंबर 2 क्या है? लूप नंबर 2 बी सी डी बी। बी से सी, सी से डी से वापस बी, लूप कंप्लीट हुआ। इसको लूप रूल लगा। चलो बेटा, बी से लेकर सी, आर यू मूविंग इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन। सो माइनस लिखोगे बेटा I1 माइनस IG, I1 माइनस IG इंटू क्यू। वेरी गुड। फिर आप आ रहे हो सी से लेकर डी। जब आप आओगे सी से लेकर डी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, सो प्लस आएगा बेटा। ठीक, I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, यही आया। फिर आप जाओगे बेटा डी से लेकर बी। डी से लेकर बी, यू आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। जब डी से बी जाओगे, इस तरह से आपने लूप बनाया। आपको लूप इस तरह से बनाना है, बी से सी से डी, डी से बी से सी से डी से बी। वापस तीसरे केस में आप अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो, सो ये प्लस आएगा बेटा IG इंटू जी इक्वल टू 0। चलो बेटा, क्यू वाली टर्म एक साइड, दूसरी टर्म्स दूसरी साइड से ले लो। आपको आएगा बेटा माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू। यही आया बेटा। हमें प्रूव क्या करना है? वैसे आपको ज्यादा इजी होगा। चलो, P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस। ठीक है, चलो ठीक। क्यू एक साइड से दूसरे साइड से ले लो। माइनस आएगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, यहां थोड़ा, और माइनस IG इंटू जी। ट्रांसफर टर्म्स की एक साइड से। हो ये रही बेटा दूसरी इक्वेशन। ये रही इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। निकली? क्या हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? आंसर डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? यह है बेटा इक्वेशन नंबर 1। जरा क्या है इक्वेशन नंबर 1? माइनस I1P। ठीक, इसको डिवाइड होगा नीचे माइनस, जरा किससे डिवाइड होगा? I1 माइनस IG इंटू क्यू। दूसरी इक्वेशन I1 माइनस IG इंटू क्यू, I1 माइनस IG इंटू क्यू इक्वल टू आएगा। चलो राइट साइड की टर्म्स डिवाइड करो, IG इंटू जी, फिर माइनस आएगा I माइनस I1 R, फर्स्ट टर्म, I माइनस I1 इंटू आर। सॉरी, आपको ये स्लाइड्स मुझे बार बार टर्न करनी पड़ती है, आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती होगी, तो अब थोड़ा बियर करो। दूसरी इक्वेशन माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, माइनस IG इंटू जी, ये बेटा डिवाइड करके हमें मिला। लूप नंबर 1 को हमने लूप रूल लिया, लूप नंबर 2 को हमने लूप रूल लगाया, तो डिवाइड करके हमें ये मिला। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो बेटा, चलो अच्छा, आप मुझे बोलो ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा? ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अच्छा, बैलेंस्ड कब बोलते हैं ये ब्रिज है? ब्रिज तब बैलेंस्ड होगा जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं चलेगी। ब्रिज तब बैलेंस्ड होगा जब IG 0 के बराबर होगी, तब हम बोलेंगे ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड। ये हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। चलो बेटा, ये सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 में। आप रिजल्ट देखो आएगा क्या? ऊपर आएगा इक्वेशन 3 बिकम्स, जरा बेटा क्या बनी इक्वेशन नंबर 3? चलो बेटे, क्या बनी इक्वेशन नंबर 3? माइनस I1 इंटू पी। ठीक है,
नीचे है -I1 इंटू क्यू, क्योंकि IG 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करना है। इसी तरह से यहाँ पे राइट साइड से देखो बेटा, पहली टर्म 0 क्योंकि IG है इसमें, दूसरी टर्म में आएगा -I1 इंटू R, फिर डिवाइड आएगा। ठीक, अच्छा, ये दूसरी टर्म नीचे वाली ये भी 0 बन जाएगी, ये IG भी 0 बन जाएगी, आपको आएगा -I1 इंटू S। ठीक है, बाकी IG जहां पे है वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है। देखो बेटा, -I1 कंक्लूड, -I-1 ये भी कैंसिल हुआ। लेफ्ट साइड से क्या आया, P/Q इक्वल टू R/S। यही तो बैलेंस्ड कंडीशन थी, यही तो बैलेंस्ड कंडीशन हमें डिराइव करनी थी। और आप बोल सकते हो P/R इक्वल टू Q/S, ये आप बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो। सो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हम बोलेंगे ब्रिज जो है बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड कंडीशन क्या, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 होनी चाहिए। सो ये था बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसकी कंडीशन हमने डिराइव की यहाँ पे। तो चलो बेटा, अब हम आते हैं सेल की ओर। तो सेल, जैसा कि आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy, which converts chemical energy to electrical energy। ठीक है, ये काम है सेल का। तो सेल का जो सेल प्रोसेस है, सेल के अंदर कौन सी रिएक्शंस होती है, तो क्या होता है, वो आप डिटेल में केमिस्ट्री में स्टडी करते हो बेटा, थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया होगा ताकि आपको पता चले। ये इस तरह से वो सेल होती है, आंसर थोड़ा बहुत याद पड़ाई टम्बलर देख के। इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और हाँ सर हमें याद पड़ा सर, इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। ये होता है एक इलेक्ट्रोड, ये होता है दूसरा इलेक्ट्रोड। आया याद कुछ? हाँ सर, अब थोड़ा बहुत याद आया। ये है इलेक्ट्रोड्स। तो एक इलेक्ट्रोड तो अंदर से, एक मिनट बेटा, ये मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ। चलो, अंदर से केमिकल रिएक्शंस हो रही है, अंदर से केमिकल रिएक्शंस हो रही है सेल को, उस वजह से एक इलेक्ट्रोड पे लास्ट में पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो अंदर से केमिकल रिएक्शंस हुई, केमिकल रिएक्शंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। अगर हम बाहर से एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे, करंट फ्लो होगा। इसने करंट प्रोड्यूस नहीं किया, इसने मेंटेन किया फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्जेस हुए वो फ्लो, उनका फ्लो जो है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक पंप काम करता है, हमें घर में नीचे से ऊपर जो है पानी लेता है, इसी तरह से सेल का काम है ट्रांसफर करना चार्जेस को। सो सेल का काम क्या है, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जब हम सेल की बात करते हैं, आप देखो बेटा, सेल के अंदर अब दो सर्किट्स का डिस्कशन करना है। अगर हम बाहर से कोई सर्किट लगाएंगे, आप देखो बाहर से वायर कनेक्ट करेंगे, बाहर से कोई रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे, तो बाहर से एक्सटर्नल सर्किट में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक साइड से पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे साइड से नेगेटिव टर्मिनल। सो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे एक साइड से दूसरे साइड की ओर, चार्जेस ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएंगे, चार्जेस ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाए, क्योंकि एक साइड हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा साइड लो पोटेंशियल पे है। सो एक्सटर्नल सर्किट में देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा। सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होगा, बाहर से तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, बाहर से तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। मैंने दिखाया, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रॉन विल ऑटोमेटिकली फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा।
लेकिन अंदर इस प्रोसेस में कोई वर्क नहीं होगा। एक साइड नेगेटिव, दूसरा साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन खुद जाएगा फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। लेकिन जो अंदर वाला सर्किट है, ये जो अंदर वाला सर्किट है, यहां पे मसला है। यहां पे इलेक्ट्रॉन को जाना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना है, करंट मेंटेन रखनी है, ये तो फ्लो तो होना चाहिए, अंदर से भी फ्लो होना चाहिए। सो चार्जेस विल फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी जो है, ये जो सेल है, सेल इस प्रोसेस में क्या करती है? वर्क करती है, फोर्स करती है इलेक्ट्रॉन को ताकि वो चले फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड सेल। फोर्स करती है, यही काम है सेल का, इलेक्ट्रॉन को फोर्स कराना ताकि वो सर्किट कंप्लीट करे। ऊपर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से इलेक्ट्रॉन खुद जाएगा, लेकिन नीचे से अंदर, सेल के अंदर ये फोर्स लगाता है, इसको मजबूर करता है, इलेक्ट्रॉन को मजबूर कराता है, वर्क कराता, ये वर्क करता है इलेक्ट्रॉन पे ताकि इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन जाए। जब जाता है ऊपर से कोई इश्यू नहीं है। सो जैसे ही चार्जेस फ्लो होते हैं इनसाइड सेल, क्या फ्लो होते हैं बेटा? इनसाइड सेल। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑफर करता है अपोजिशन। क्या ऑफर करता है? अपोजिशन तो थोड़ा बहुत दिखाता ही है। उस अपोजिशन को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अगर मैं आपको बोलूंगा डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आप बोलोगे सर दिस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो अपोजिशन दिखाता है, उसी अपोजिशन का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये बेटा इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? ये है बेटा द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। The resistance of, यहाँ पे spelling correct, the resistance offered by electrolyte to the flow of electric current through it। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब करंट फ्लो हो जाएगी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट दिखाएगा टू द फ्लो ऑफ करंट को। बेटा इतना क्लियर हुआ? हाँ सर इतना क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा, ये जो सेल मैंने बनाई, आप नज़र रखिए, ये जो सेल मैंने बनाई, इसको मैं पहले कॉपी देखता हूँ, कॉपी करता हूं ताकि मेरे काम आए आगे। कॉपी नहीं हो रही है। चलो बेटा मुझे कॉपी करनी नहीं आ रही है, अब करूँ तो करूँ क्या, मुंह तो हो रही है लेकिन कॉपी नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? चलो अब देखो बेटा, ये जो सेल है, आपने देखा बेटा, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये बेटा मैंने रफली जल्दी जल्दी सेल बनाई। ये बेटा सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जब केमिकल रिएक्शन इसमें हो गई, केमिकल रिएक्शन जो आप केमिस्ट्री में देखते हो डिटेल में, फिर एक साइड में लास्ट में आया पॉजिटिव, दूसरे साइड से आया नेगेटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल बना, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बना। इतना भी क्लियर है? सो इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम EMF है। क्या नाम है बेटा? EMF। सो EMF, अभी आपने सेल आप रखिए, ये सेल है बेटा जो आप मार्केट से लाते हो, एक साइड से पॉजिटिव, दूसरे साइड से नेगेटिव। अभी मैंने कोई सर्किट वर्किट कनेक्ट किया नहीं किया, इस पे लिखा होता है 2 वोल्ट। अभी मैंने कोई सर्किट नहीं लगाया, ये जो 2 वोल्ट है ये क्या है? ये EMF है।
अगर आप बेटा इसको वोल्ट मीटर लगाओगे, इस तरह से वोल्ट मीटर लगाओगे, वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा लेट अस से 2 वोल्ट। अभी तो कोई करंट फ्लो नहीं हुई, मैंने वोल्ट मीटर सिर्फ मेजरमेंट के लिए लगाया है। ये जो 2 वोल्ट है ये क्या है, ईएमएफ। सो ईएमएफ कब मेजर किया जाता है, जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अभी कोई करंट फ्लो नहीं हुई, अभी कोई करंट फ्लो नहीं हुई, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ कहलाता है। तो यहां पे है दूसरी डेफिनेशन, एक्सप्लेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो आप बोलोगे बेटा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ सेल, कोई बोलेगा 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इन एन ओपन सर्किट। शाबाश, इन एन विच सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हुआ जब करंट फ्लो नहीं होती है, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी का नाम ईएमएफ है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम ईएमएफ है। और इसी ईएमएफ की वजह से, इसी ईएमएफ की वजह से सेल जो है इसी ईएमएफ की वजह से, इसी ईएमएफ, अगर ये ईएमएफ है पॉजिटिव है नेगेटिव है मेंटेन्ड है, इसी ईएमएफ की वजह से चार्ज फ्लो होगा पूरे साइकिल में, पूरे साइकिल में चार्ज फ्लो होगा। इसी ईएमएफ की वजह से, इसी ईएमएफ की वजह से, ईएमएफ की वजह से चार्ज फ्लो होगा थ्रू फुल साइकिल। अगर यहां से चार्ज ने स्टार्ट किया, आप देखो यहां हाईलाइट में कर रहा हूं, यहां से चार्ज जाएगा पहले एक्सटर्नल सर्किट में और वापस इंटरनल सर्किट में भी आएगा, एक्सटर्नल सर्किट में भी इंटरनल में भी। किसकी वजह से आता है, इसी ईएमएफ की वजह से। तो यहां पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, ड्यू टू दिस ईएमएफ अ cell drives the charge round the circuit, therefore EMF is the energy supplied to derive unit charge। एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो ईएमएफ है, ये आप बोल सकते हो एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। लेकिन चार्ज को कहां लेना है, पूरे सर्किट में से। पूरा सर्किट क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट भी और इंटरनल सर्किट भी। एक्सटर्नल सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस। जब पूरे साइकिल में चार्ज चलेगा उस टाइम जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा उसी को हम बोलेंगे ईएमएफ। ठीक है बेटा, कितनी एनर्जी लगेगी एक चार्ज को पूरे साइकिल में चलाने के लिए। अब आप देखो बेटा, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात आप देखो। अब देखो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। यहां पे एक ये हुआ एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे दूसरा ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल। ये बेटा इस तरह से सेल थी, हाँ सर इस तरह से सेल थी। अब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। अब इस टाइम जो करंट फ्लो होगी, यस सर, सो करंट तो फ्लो होगी। अब जो करंट फ्लो होगी, अब करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने की वजह से इन 2 टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है, सिर्फ 2 टर्मिनल्स के बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहलाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब आती है, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू चलती है। आप बोलोगे सर ये डिफरेंट क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है। ये बेटा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जब हमने ईएमएफ कैलकुलेट किया उसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी जाना पड़ा। इसमें टर्मिनल में इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जाना नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। सो ऑब्वियसली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये ईएमएफ से कम होगा, क्योंकि ईएमएफ में कैलकुलेट करने के लिए आपको वर्क डन जो हुई, अंदर से जो वर्क डन हुई वो भी लेनी पड़ेगी, वो माइनस करनी पड़ेगी, ये माइनस करनी पड़ेगी। टर्मिनल देखो आप इस तरह से मानो बेटा, एक फॉर एग्जांपल घर है आपका, घर में लेटर से एक फंक्शन है, फंक्शन अब मानो एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में लेटर से 100 लोग हैं, खाना बन रहा है 100 लोगों के लिए बन रहा है, 100 लोगों के लिए खाना बन गया। आप मानो ये जो 100 है टोटल ये ईएमएफ है, लेकिन 10 उसमें से वर्कर्स है जो खाना खा रहे हैं। 10 वर्कर्स ने खाना खाया, अंदर से ही खाना खाया, अंदर से ही खाना खाया। अब बचा कितना, 90 बच गया। 90 जो है बाकियों को मिलेगा। 90 जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। 10 जो है वो इन्होंने खुद खाया, वो इन्होंने खुद। ईएमएफ कितना था टोटल 100 का, 100 थे टोटल, खाना बना टोटल 100 के लिए, लेकिन उसमें से 10 अंदर वालों ने खाया, 90 ही बच गया।
सो अगर बेटा आप देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की जाती है। सो यहां पे आया कैपिटल आर और आया स्मॉल आर, ठीक, और आया ईएमएफ ई आया और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी। आप कॉमन सेंस बेटा यूज करो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब सेल में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं एंड करंट फ्लोज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली, करंट फ्लोज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली, और वो कितनी होगी? V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल आर। ये है बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला। डेफिनेशन भी आप देख सकते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट कब हुआ? व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब देखो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हुई अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्या है? इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, जब हम EMF की बात करेंगे, देखो बेटा इस तरह से सेल थी, ये सेल थी बेटा, साइड में मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस इसी सेल की रखी और बाहर से मैंने कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये EMF है E, और करंट यहां से फ्लो हुआ, और जो करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ I। ठीक है बेटा, आप मुझे बोलो, अच्छा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ने कितना खाया? I इंटू आर, I इंटू आर खाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ने। अच्छा ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जरा बेटा ये कितना खाएगा? अब लगे सर ये तो कुछ मसला नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं खाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर स्मॉल आर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस V अक्रॉस स्मॉल आर, ये मैं लिखूंगा V अक्रॉस कैपिटल आर, V अक्रॉस स्मॉल आर I इंटू स्मॉल आर होगा, I इंटू स्मॉल आर होगा। आप मुझे बोलो बेटा अगर EMF E, अगर EMF E है, अगर EMF E है, EMF में से अंदर वाले ने कितना खाया और बच गया कितना? अंदर वाले ने खाया I इंटू स्मॉल आर, ये अंदर वाले ने खाया, बच गया कितना? वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिला। एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलता है उसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है ये आएगा E माइनस I इंटू स्मॉल आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए टोटल EMF E था, अंदर वालों ने कितना खाया? IR, जो बच गया वही तो बाहर वालों को मिलेगा, उसी को तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, अगर ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको फिर लिखना पड़ेगा। आप देखो बेटा आप क्या लिखोगे, डायग्राम आप यही बनाओगे, करंट है I, आप बोलोगे बेटा जब EMF लिखना है, EMF E, अच्छा जनरल फॉर्मूला है वोल्टेज की, करंट I इंटू आर। अच्छा जब आपको EMF कैलकुलेट करना है, I तो I ही है, आप कौन सा R लिखोगे? EMF के लिए टोटल लेना है, क्योंकि चार्ज चलाना है, एक्सटर्नल और इंटरनल में भी चलाना है चार्ज। सो EMF ही चलाता है सारे चार्ज को, R प्लस R आएगा। सो EMF किसके बराबर आएगा बेटा? I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर। बेटा इतना ठीक है? हाँ सर। अच्छा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से होता है? सिर्फ अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कितना आएगा? वो आएगा I इंटू आर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो आप बोलोगे सर E जो है वो आएगा I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल आर के बराबर, या I इंटू आर के बदले आप V भी लिख सकते हो, आप लिखोगे E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। सो यहाँ पे ट्रांसफर करो, V आपको आया E माइनस I इंटू स्मॉल आर के बराबर। ये आपको बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिला। यही तो मुझे इससे पहले भी लिखना था, लेकिन वो मैंने डायरेक्ट लिखा। लेकिन अगर आपको प्रूफ लिखना है बोर्ड एग्जाम के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला है, ठीक है। अब कभी फॉर्मूला आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो बेटा जरा इस फॉर्मूला के हिसाब से I कितना आएगा? I आएगा V बाई आर। आया V बाई आर। चलो बेटा ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, जरा क्या आएगा? I इंटू स्मॉल आर, I इंटू स्मॉल आर, ये आएगा बेटा E माइनस V के बराबर।
आई आएगा V बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r इक्वल टू E माइनस V के बराबर। ठीक, स्मॉल r आएगा बेटा बराबर E माइनस V डिवाइडेड बाई V इंटू कैपिटल R। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है। अगर EMF गिवन हो, शाबाश, क्या गिवन हो, तो मैं यहां से जाऊंगा, अगर EMF गिवन हो और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस और V। इतना क्लियर है बेटा, यहां तक अच्छे से समझ आया। लगभग हमारा चैप्टर होने वाला है, अभी 5-10 मिनट लगेंगे। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करना है। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। चलो बेटा, ये आप रखो एक रेजिस्टर में, टू द पॉइंट प्रिसाइज जाऊंगा। ये आप एक रेजिस्टर रखो बेटा। ठीक, अगर रेजिस्टर के थ्रू करंट आई फ्लो होगी, रेजिस्टर बेटा आर है, बाहर से बैटरी कनेक्ट है, तो जूल साहब ने हमें बोला ये रेजिस्टर जो है इसमें हीट डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? हीट डेवलप होगी। और ये हीट प्रोड्यूस्ड जो है कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करो। मुझे लगता है आप इसको चार्ज से कंफ्यूज करोगे, चलो एच से ही रिप्रेजेंट करो। जूल साहब ने बोला हीट प्रोड्यूस्ड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। क्या प्रोपोर्शनल है? आई स्क्वायर। जूल साहब ने बोला हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट प्रोड्यूस्ड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो जब हम कंबाइन करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हीट आएगा आई स्क्वायर आर टी के बराबर। इसको हम बोलते हैं हीट प्रोड्यूस्ड, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इतनी डेवलप हुई, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। अब इसका प्रूफ क्या है बेटा? इसका प्रूफ भी हम दिखाएंगे, शॉर्ट मार्क्स का क्वेश्चन प्रूफ में हम दिखाएंगे। चलो बेटा, यहां से मैंने रेजिस्टर ली, यहां से रेजिस्टर आर आई। ठीक है, रेजिस्टर के थ्रू करंट आई फ्लो हुई। जरा बेटा बोलो क्या आएगा? अच्छा, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। अच्छा, जरा ये वर्क डन किसके बराबर आएगा बेटा? Q इंटू वी। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, आपको पता है बेटा करंट की फॉर्मूला, करंट किसके बराबर? Q बाई टी के बराबर। Q किसके बराबर? I इंटू टी के बराबर। इतना ठीक है बेटा, तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करो। वर्क डन जो है ये आएगा V इंटू आई इंटू टी। यही वर्क डन ही प्रोड्यूस होता है। जितना वर्क डन हुआ, एक चार्ज को जितना वर्क डन लगा उतना ही हीट प्रोड्यूस हुआ। सो हीट प्रोड्यूस्ड आएगा V इंटू आई इंटू टी। ये बेटा एक फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस्ड की। हाँ सर, ये तो एक फार्मूला है, कोई बात नहीं है। V की फार्मूला आपको पता है बेटा, V किसके बराबर? I इंटू आर के बराबर। ज़रा हीट किसके बराबर आएगा? I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। ठीक, सो हीट प्रोड्यूस्ड आएगा आई स्क्वायर आर टी। यही तो जूल साहब ने बोला था। ठीक है, दूसरी फॉर्मूला बेटा, आई किसके बराबर? आई किसके बराबर? V बाई आर होल स्क्वायर आर इंटू टी। एक आर गया, सो हीट प्रोड्यूस्ड आएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। चलो थर्ड जो है, जो ऑलरेडी हमने निकाला, हीट प्रोड्यूस्ड किसके बराबर आएगा? V इंटू आई इंटू टी के बराबर। सो वी हैव गॉट 3 फॉर्मूलाज फॉर हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक, वी हैव गॉट 3 फॉर्मूलाज फॉर हीट प्रोड्यूस्ड। अब बेटा इलेक्ट्रिक पावर जो है, रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी आप बोलो, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी बोलो, कोई बात नहीं है बेटा। पावर बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सो पावर होगा बेटा हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चलो बेटा बोलो पावर की फॉर्मूला। हीट की 3 फार्मूला से भी आपने डिराइव की। किसके बराबर है हीट प्रोड्यूस्ड की फॉर्मूला? एक फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी और टी गया, आपको आया I इंटू वी। दूसरी फॉर्मूला है पावर किसके बराबर है? आई स्क्वायर आर टी, नीचे डिवाइडेड बाई टी, टी टी गया, आई स्क्वायर आर।
तीसरी फार्मूला है पावर की, V² इंटू टी, नीचे डिवाइड बाई टी गया, V² डिवाइडेड बाई आर। तो ये बेटा फार्मूलाज थी। तो इसी के साथ हमारा ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये कंक्लूड हुआ। बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी शॉर्ट चीज़ें थी वो मैंने दिखाई, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो ये बेटा दैट इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक, इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट टाइम अगेन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।